नमस्कार, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया में आप सभी का स्वागत है, जिसे पेश कर रहे हैं आर्म्स, जो कि आरसेल का डिवीजन है। आरसेल एक प्रीमियर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है और आर्म्स उसी का हिस्सा है। आर्म्स का काम कर्जदारों को फेयर लोन रिकवरी सॉल्यूशंस देना है। आर्म्स का सपना है कि वो भारत जिम्मेदार कर्ज अदायगी की परंपरा बनाए और इसी के लिए उन्होंने सोचा कि ये काम तो तभी हो सकता है जब नई पीढ़ी को इस बात की समझ हो। इस कोशिश को पूरा करने के लिए आर्म्स ने CNBC आवाज की मदद से रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया की शुरुआत की। तो आइए अब आपको मिलाते हैं हमारी आज की जूरी से। आज हमारे साथ हैं AC वर्मा, जिन्हें बैंकिंग क्षेत्र में 37 साल का एक्सपीरियंस है। 1972 में मिस्टर वर्मा ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के MD के तौर पर रिटायर हुए। हमारे दूसरे जज हैं संजय अग्रवाल, जो आरसेल के सीनियर VP और रिटेल स्ट्रैटेजी और ब्रांडिंग के ग्रुप हेड हैं। इससे पहले वो मुंबई में ICICI बैंक के साथ थे, जहां वो कंस्ट्रक्शन और प्रोफेशनल इक्विपमेंट लोन्स के बिजनेस हेड थे। एंड फाइनली गौरव मशरूवाला, जो कि जाने माने पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। और अब वक्त आ गया है ईस्ट जोन के पार्टिसिपेंट से मिलने का। तो आपको पहले ईस्ट जोन के टीम 1 से मिलवाते हैं, जिसमें हैं हर्ष परशुराम का, अनमोल सिंह नरुला, सोम बैनर्जी और योशोरूप डे। और टीम 2 से हैं शौर्यदास गुप्ता, ऐशिक दत्ता, विनायक तांतिया और स्वागता मुखोपाध्याय। तो ये हैं हमारे ईस्ट जोन की 2 टीम्स। तो इससे पहले कि हम उनकी प्रेजेंटेशंस लेना शुरू करें, आइए आपको भी दिखाते हैं कि इन्हें क्या केस स्टडी दी गई है, जिसका सोल्यूशन इन्हें जूरी के सामने रखना है। मिस्टर ए मुंबई की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में पिछले 7 साल से सीनियर मैनेजर हैं। उनकी सैलरी 70,000 रुपए है। मिस्टर ए के परिवार में उनकी पत्नी मिसेस बी, छोटा भाई मिस्टर सी और मिस्टर ए का 3 साल का बेटा और माता पिता हैं। उनकी पत्नी मिसेस बी एक नामी प्रिंट मीडिया कंपनी में है। मिसेस बी की सैलरी 30,000 रुपए महीना है। मिसेस बी की कार खरीदने की इच्छा थी। 2 महीने की जद्दोजहद के बाद मिस्टर ए ने कार खरीदने का फैसला किया। मिस्टर ए की आंटी मिसेस डी वैसे तो पिछले 20 सालों से अमेरिका में रहती हैं, लेकिन वे इन दिनों इंडिया आई हुई थी, इसलिए मिस्टर ए की इस कार सर्च के दौरान वो भी साथ रहीं। मिस्टर ए को छोटी कार पसंद आई और मिसेस बी को बड़ी कार। दोनों में अपनी अपनी पसंद की कार खरीदने को लेकर खूब बहस हुई, इसलिए मिस्टर ए की आंटी मिसेस डी ने सलाह दी कि दोनों कारें ही खरीद ली जाएं। बड़ी कार 8 लाख रुपए की थी, जबकि मिस्टर ए की पसंद की दूसरी कार की कीमत 4 लाख रुपए थी। उन्हें शुरुआत में दोनों कारों के लिए 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करना था, इसलिए वो दोनों कारों के डाउन पेमेंट के लिए तैयार हो गए। इसके बाद उन्हें बड़ी कार के लिए हर महीने 15,000 की EMI और छोटी कार के लिए करीब 7,500 रुपए की EMI देनी थी। यानी अब अगले 5 साल तक मिस्टर ए को हर महीने 22,500 रुपए की किस्त भरनी थी। इस बीच मिस्टर ए के पिता चाहते थे कि उनके छोटे बेटे यानी मिस्टर सी के लिए उसकी पसंद की लेटेस्ट बाइक दिला दी जाए। अपने भाई के लिए मिस्टर ए बाइक खरीदने के लिए मान गए। उन्होंने 1.25 लाख रुपए की महंगी बाइक खरीदी। इसके लिए 1 लाख रुपए का लोन लिया गया। 25,000 रुपए का डाउन पेमेंट था। इस बाइक के लिए हर महीने 2 साल तक 5,000 रुपए की EMI चुकानी थी। यानी अब मिस्टर ए को 2 साल तक हर महीने 27,500 रुपए की EMI देनी होगी, बाकी 3 साल तक 22,500 रुपए की। इस बीच मिस्टर ए के ऑफिस में हालात कुछ और ही हो गए। 4 महीनों में ही कंपनी में छटनी, सैलरी में कटौती, पदों और भूमिकाओं में बदलाव किए जाने लगे। इसी कारण मिस्टर ए की सैलरी काटकर 55,000 रुपए प्रति महीना कर दी गई। इसलिए अब मिस्टर ए और मिसेस बी की कुल आय 85,000 रुपए महीना रह गई थी। इसमें से 27,500 रुपए तो EMI भरने में ही चले जाते थे। करीब 12,500 रुपए तीनों वाहनों के पेट्रोल का खर्च था। करीब 20,000 रुपए मकान का किराया देना पड़ता था। रोजमर्रा के खर्चे चलाना भी अब मुश्किल होने लगा था। नतीजतन अब EMI टलने लगी थी। इस बीच एक और मुसीबत आ पड़ी, वह थी उनके बेटे के एडमिशन कराने की। इस पर भी मिसेस बी इस बात पर अड़ी थी कि बेटे का एडमिशन एलिमेंट इंटरनेशनल स्कूल में ही कराया जाए और स्कूल ने 1 लाख रुपए की सालाना फीस के साथ 1.5 लाख रुपए की सिक्योरिटी मांगी थी। मिस्टर ए पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। अब उनके पास बचत भी नहीं, वे स्कूल में पैसे जमा करा पाते। पूरी EMI भरना भी मुश्किल हो रहा था और कुल मिलाकर इस आय में घर चलाने के भी लाले पड़ने लगे थे। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप इस तरह की मुसीबत में फंस जाएं, तो इसका क्या मतलब निकलता है? सवाल जिनके जवाब जरूरी हैं। क्या आपको लगता है कि वित्तीय साक्षरता या शिक्षा वाकई जरूरी है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? इस मामले में मिस्टर ए से क्या गलतियां हुई? कृपया कारण के साथ मामले को बताएं। यदि आप इससे सहमत नहीं हैं, तो कारण बताएं। मिस्टर ए को अब क्या करना चाहिए और इस पूरे वाकये से क्या निष्कर्ष निकलता है?
ये है आप दोनों टीम्स के लिए केस स्टडी। अब मैं चाहती हूँ कि आप टीम्स के जो कैप्टन्स हैं वो फ्लोर पर आएँ। हम उनके बीच एक टॉस करेंगे और टॉस में जो भी कैप्टन जीतता है वो ये डिसीजन ले सकता है कि मेरी टीम पहले प्रेजेंट करेगी या आप दूसरे को ये चांस देना चाहेंगे। ओके, सो कैप्टन्स ऑन द फ्लोर। Heads. Tails, you go first. Now, please shake hands. So, हर्ष पारसराम का इनकी टीम ने टॉस जीता है और इन्होंने डिसाइड किया है कि ये पहले अपना प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे। सो दैट इज टीम 1। मैं आपको यह समझाने आया हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी हर मनुष्य के जीवन में एक बहुत ही अहम स्थान रखती है। फाइनेंशियल लिटरेसी वह समझ है, अर्थात वह ज्ञान है जिससे एक मनुष्य अपने फाइनेंस अर्थात अपने फंड्स को इस तरह संभाल सके या मैनेज कर सके कि उसकी उन्नति हो। फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत ही सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट भी है। अब हम दो सिचुएशंस लेंगे, यदि हम फाइनेंशियली लिटरेट हो, फाइनेंशियली इलिटरेट हो। यदि हम फाइनेंशियली लिटरेट हो तो फ्लो चार्ट हमें यह दिखाता है कि हम अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस बनाएंगे। अगर हमें यह समझ ही नहीं है कि हम अपने वॉलेट में पैसे या कहीं के भी हमारे पैसों को हम ठीक से मैनेज नहीं कर सके, ठीक से संभाल नहीं सके, तो यह जाहिर सी बात है कि हम ऐसे डिसीजंस ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें वह ज्ञान ही नहीं है कि हम कैसे ऐसे डिसीजन लें जिससे हमारी उन्नति हो या जिससे हमारे पैसे बचे। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स आई वुड लाइक टू हैंड ऑन द फ्लोर। By the case study, Mr. A's current situation is bad. Mr. A has exhausting EMIs. They're scary. I mean, a rupees 27,500 EMI, from which rupees 15,000 is for the sedan, rupees 5,000 is for the small car, and rupees 5,000 is also there for the bike. Then salary cuts. Mr. A's original salary was rupees 70,000. But then, due to Mr. K coming into the story, Mr. A's salary decreases to rupees 55,000. So therefore, the family's monthly income has come down, and therefore, what was rupees 1 lakh per month of the family's total income right now is rupees 85,500. Mr. A is also facing the problem of high security deposit and high annual fees for the school in which he wants to admit his son. Mr. A's blunders. The first one would be, by nature, Mr. A is simple, content, gullible. That's why Mr. A listens to Mrs. D, who comes all the way from America after living there for 20 years, who has no idea at all about the cost of living and the living conditions in India. His second mistake would be, he should have removed a certain sum of money for his son's education, because this was a planned expense, his son. So whatever savings he had, he should have removed a part of it and kept it away for his son's education. Then, Mr. A did not need the sedan. They could have done with any car, but then he went and bought the sedan. Mr. A's solution, his lifesavers, his guardians from heaven. Mr. A's first solution would be to give the luxury item, or that is the sedan, to rent to one of the BPOs, call centers, or the software companies at a rent, which would partially or wholly cover up the EMI cost. His other solution would be that Mrs. A and Mrs. B should travel together in the small car so that fuel costs are brought down. Now, we also know that Mr. C has now bought a new bike and he obviously wants to use it. So, but he should be advised, or rather in this case instructed, that he should take a lift from Mr. A and Mrs. B whenever they are using the small car, and he should use the new bike as less as possible so that the fuel costs are minimized. Then finally, bad or rather good solution would be to admit their son for the time being to a school, a good school, but with a fees which are agreeing a little more to Mr. A's pockets. The conclusion. It is blatantly obvious from the case study provided to us
that financial literacy is an absolutely useless science unless it is applied in daily life. Mr. A, he was extremely financially capable in the sense that he was very financially literate. However, he made no sense. He never used it in his daily life. He never applied it such that his knowledge could be used to his benefit. बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन था आपका, लेकिन इससे पहले कि मैं दूँ, जूरी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेगी आपकी प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग। तो आपने सोल्यूशन में एक में बताया है कि जो कार इन्होंने खरीदी थी वो किसी बीपीओ या किसी और जगह पर रेंट पर दे दी जाए। क्या आप सोचते हैं कि एक पर्सनल कार को आप रेंट पर दे सकते हैं? ये कानूनी तरह से जायज़ है? कहने का मतलब था कि ये उन्होंने 2 कार खरीदी। अब जैसे वो अब ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं कि उन्हें अब अपने EMIs काटना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। उनके पास एक स्मॉल कार है और एक लग्जरी कार है, और ये जाहिर सी बात है कि स्मॉल कार का माइलेज ज़्यादा होगा, तो उन्हें अपने फ्यूल कॉस्ट भी रिड्यूस करने के लिए स्मॉल कार यूज़ करना चाहिए। लेकिन जो सेडान कार का जो EMI है उसे कट डाउन करना उनके लिए बहुत ही वाइटल या इम्पॉर्टेंट है। इसलिए उन्हें अगर वे इसे रेंट पे देंगे तो जो उन्हें रेंट मिलेगा उससे वो EMI भी कट डाउन हो जाएगा, और जो वो स्मॉल कार यूज़ करेंगे तो उससे फ्यूल कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। आपको एक क्वेश्चंस दिए गए थे जो हमको दिए गए केस स्टडी के बाद के क्वेश्चंस जो आपके पास है। वो पहला प्रश्न ये है कि डू यू रियली फील फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन इज नीडेड और इज इट रियली इंपॉर्टेंट, येस और नो? Is needed, sir. ग्रेट, सो थैंक यू। तो ये था टीम 1 का परफॉर्मेंस और जूरी को पसंद भी आया, लेकिन अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम टीम 2 का परफॉर्मेंस देखेंगे और देखेंगे कि कितनी बड़ी टक्कर वो दे सकते हैं टीम 1 को। तो बने रहिएगा आप भी हमारे साथ इस ब्रेक के बाद। दोबारा आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया। ब्रेक से पहले आपने टीम 1 का परफॉर्मेंस देखा और अब बारी है टीम 2 की। तो आइए देखते हैं केस स्टडी के लिए इनके पास क्या सॉल्यूशन है। जब हमें ये समस्या पहले ईमेल किया गया था, हम लोग सोचे बाप रे, ये तो बहुत कठिन प्रॉब्लम है। आफ्टर पिकिंग एट ईच अदर्स ब्रेन्स, lots of blood, sweat and tears, we have the perfect solution for you. जब तक सवाल रहा financial education का, तो we strongly feel that it is a must. Sound financial education is the foundation of good investment patterns. I quote the Oracle of Omaha, Warren Buffett. Finance is a dynamic subject and students should be able to understand the dynamism of the subject. पर पहले हमारे सहपाठी ऐशिक हमें एक स्वरचित कविता सुनाएंगे। A rosy future was Mr. A's dream, so he dipped himself in the financial stream. He thought he was wise, but proved otherwise. When he saw the cards he'd been dealt, and recession hit him below the belt, all he did was cry and sigh, thinking he'd financially die. Till reason taught us back, tortured upon the rack, and entered the boys in blue and white, gifted with acumen and insight, turning the bear into the bull. These are very unskillful. Thank you, ऐशिक। अब हमारे कोलीग शागोतो हमें बताएगा मिस्टर ए कहाँ पर गलती की है। Well, he is a victim of circumstances that are of his own creation. The first point that we would like to highlight is that he listened to his aunt, Mrs. D, but this led them taking the wrong decisions. This implies that when there was a difference of opinion, they should have sought professional financial help. हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों कैश फ्लो के अंदर पड़ते हैं। आइए हम लोग मिस्टर ए और मिसेस बी के फैमिली के कैश फ्लो एनालाइज करते हैं। We will see that outflow is much more than inflow, an unsustainable situation. So Mr. A needs to find a solution that will work. In such a case, there are 3 possible ways out.
Given the circumstances, we feel that Mr. A should sell the 8 lakh sedan and the rupees 1.2 lakh bike. Now, India being a developing economy, the second-hand car market is booming. So, he can expect relatively good returns on both sales and try to pay off as much of the loan amount as possible. Not only will this bring down the EMI outgo, but it will also help bringing down fuel expenses. Now, also topping the list of unnecessary things, we feel Mr. C's bike. That's why we have advocated selling it. And admission to LMN International School. अंग्रेजी में एक कहावत है, cut your coat according to your cloth. Well, Mr. A just doesn't have the amount of cloth needed for an LMN International School blazer for his son, given his reduced paycheck. अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि इस केस स्टडी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है. हमें अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं के क्रम को निर्धारित कर लेना चाहिए. हस्बैंड्स के बारे में अपना मन स्थिर रखना चाहिए. अगर हमें कोई भी परेशानी हो तो हम प्रोफेशनल्स के पास आर्थिक मदद मांगने जा सकते हैं. हमें कभी भी बीती हुई बातों पर रोना नहीं चाहिए. हमें अपने आप को शांत रखते हुए स्थिति को संभालना चाहिए. थैंक यू. जूरी आपसे सवाल पूछना चाहेगी आपकी प्रेजेंटेशन पर. उससे पहले एक सवाल मेरा, ये ब्लड कहाँ से आपने अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान बहाया? यू सेड इन द बिगिनिंग लॉट ऑफ स्वेट एंड ब्लड. That is a figure of speech. Oh, all right. That was very passionate. Okay, figure of speech. चलिए जूरी सवाल. Equated monthly installment is not in variable outflow. No, equated in this case, it is a variable outflow, because over here, when we are searching for a solution, if he does sell his car, then it becomes a variable outflow because he can at least pay as much of the loan amount as he can. You know, there is... Variable outflow by EMI by nature is fixed outflow. So it's a fixed amount that you have to pay. You may have a revised fixed outflow, but it will still remain a fixed outflow. Now, again, if I may be allowed to make a point, you are speaking about the overall macroeconomic scenario. Now, this is a case of micromanagement. Whatever it may be. No. It is a case of micromanagement, sir. So over here, we have to consider it as a variable outflow because otherwise there is no solution to Mr. A's problem. One is supposing the downturn, the problems that came up, उनके सर्विस में या कंपनी के बारे में जो कुछ हुआ, अगर वो सब नहीं होता तो क्या हालात होते? Buying 2 cars set a precedent for buying Mr. C's bike. Yes. It influenced it directly because... It influenced it directly. So, had that decision not been taken, the decision about Mr. C's bike might not have been taken because we have gone in for a value-based economic solution. आपने 2 गाड़ियां बेचने के लिए कहा और 1 गाड़ी रिटेन करने के लिए कहा और बच्चे को का स्कूल किया. आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि तीनों गाड़ियां बेच के बच्चे की एजुकेशन और अच्छी की जानी चाहिए? आपने आज का अपना सुख देखकर उसका दुख बढ़ा दिया थोड़ा लॉन्ग टर्म. Excuse me, sir. Again, you know, we are just playing a parlor game here. If I may be allowed to make the observation. It's a figure of speech. We are just playing a parlor game, a game of words. Because what we have gone in here for is the best possible. Because बच्चे की education, the child is 3 years old. Yes. For God's sake. So, like, a lot of time is left, sir. So after he regains financial stability, sir, so then he can easily go back to this option, sir, because now it is impossible. So 2.5 lakhs cannot be brought from anywhere, sir. That is the main problem. अगर तीनों गाड़ियां बिक जाएं तो भी कुछ पैसा नहीं मिलेगा उन्हें. एक और बात है, एक बार तो वो स्कूल में घुस जाएगा 2.5 लाख देके. हर साल भी तो 1 लाख रुपया देना पड़ेगा. अगर उसका कंडीशन इम्प्रूव नहीं होता है तो वो रुपया कहाँ से आएगा? फिलहाल वक्त हो गया है एक और ब्रेक का और टीम 2 ने भी अपना परफॉर्मेंस दे दिया है और शौर्य दास गुप्ता के शब्दों में उन्होंने इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए अपना खून तक बहाया है. तो इतनी जब इस मैदान जंग में गर्मी आ गई है तो ब्रेक के बाद भी आप बने रहिए और देखिए कि इन दोनों टीम्स में से कौन इस मैदान जंग से विनर बनकर लौटने वाला है. दोबारा आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया. आज ईस्टर्न जोन की 2 टीम्स के बीच हो गया है मुकाबला और इससे पहले कि हम विनर का अनाउंसमेंट करें, आइए चलते हैं जूरी के पास ये जानने के लिए कि दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस के बारे में उन्हें क्या कहना है. दोनों टीम्स ने मेहनत तो काफ़ी की है
अच्छे प्रेजेंटेशंस किए हैं, लेकिन दोनों के सॉल्यूशंस में हमें कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की एबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि सॉल्यूशंस जो हैं थोड़े और अच्छे हो सकते थे और जिसे इम्प्लीमेंट करना भी आसान हो। बाकी मेहनत बहुत अच्छी थी एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स। हाँ, मेरा भी यही अनुमान है कि आप लोगों ने मेहनत बहुत की, ब्लड भी आपने आया और सॉल्यूशंस के लिए भी अब जो आपके समझ में था वो अच्छा ही था और कोऑर्डिनेशन टीम्स में बड़ी अच्छी थी, आपस की अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे से शेयर करना, ये भी अच्छा था। काफ़ी टेक्निकल लेवल पे भी आपने जाकर जो एनालिसिस की वो भी एक अच्छा अपना इम्प्रेशन देता है कि आप लोगों ने फाइनेंशियल लिटरेसी क्या चीज़ है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए या समझना चाहिए या अपनी लाइफ में लाना चाहिए, इस पर भी आप लोगों ने कोशिश की। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपने बहुत अच्छा एक परिचय दिया अपना। मिस्टर ए जाने या न जाने, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है जिसकी मैं तारीफ़ करूँगा। रिसर्च थोड़ा बहुत किया था, केस स्टडी के बाहर की भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल लिटरेसी के वगैरह में बात की थी आपने और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी। टेक्निकल मिस्टेक्स दोनों में थोड़ी बहुत थी, दोनों टीमों के बारे में, जो फैक्चुअली राइट नहीं है, तो उस पर आप और ध्यान दे सकते हैं। कोऑर्डिनेशन था, सभी ने पार्टिसिपेट किया था। हमेशा टीम दो डोमिनेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों टीमों में सभी ने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से पार्टिसिपेशन किया था, तो वो काफ़ी अच्छा लगा। ऑलराइट, सो अब वो घड़ी आ गई है जब विनर का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो क्या मैं जूरी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप तीनों यहाँ डायस पर आएँ और विनर का अनाउंसमेंट करें। सबसे मुश्किल घड़ी यही है क्योंकि दोनों ने मेहनत बहुत की और दोनों एक ही शहर के हैं, कलकत्ता के हैं, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द सोसाइटी, देयर कंपल्शंस, या जो आपकी जो ट्रेनिंग भी हुई है स्कूल में करीब करीब उसी तरह की है जो आपके प्रेजेंटेशन में काफ़ी क्लियर थी। कुल मिला के बहुत अच्छा था, मेहनत वगैरह की थी, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो एक टीम को दूसरी टीम से थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देती हैं। और आज का विनर है टीम 2। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया का ईस्टर्न जोन का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। साउदर्न जोन के पार्टिसिपेंट से हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते और आप भी रहिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया के साथ, क्योंकि हम इस पूरी कड़ी में सिखा रहे हैं आपको रुपए की तरफ अपनी जिम्मेदारी निभाने का तरीका।